एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भारत के पास क्या ऑप्शन है, क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी के अलावा, कच्चे तेल के अलावा दूसरे कारोबार के लिहाज से देखें और उस पूरे क्षेत्र में दुबई हो, यूएई जैसी जगह हो जो निवेशकों की पहली पसंद में से एक जगह है, तो क्या अब उसमें कोई परिवर्तन आता हुआ दिखेगा क्या? नरेश कौशिक साहब, पहले आप। देखिए, 1 साल पहले ट्रंप जब इस क्षेत्र में गए थे तो उन्होंने इन देशों से कोई $2 ट्रिलियन के आश्वासन लिए थे अमेरिका में निवेश के। अब जो है इस युद्ध के बाद ये देश वो निवेश वहां अमेरिका में करते हुए मुझे नहीं दिख रहे। उनके पास पहले तो उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इतनी ज्यादा कमजोर हुई हैं इससे कि वो उनके पास इतना पैसा ही नहीं है निवेश करने के लिए। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को लेकर एक नाराजगी है कि अमेरिका के इन अड्डों की वजह से ईरान ने वहां हम पर हमला किया और हम इन जगह पर हम अमेरिका पर ही सारा कुछ क्यों दारोमदार लगाएं। तो मुझे इसमें भारत की भूमिका इसमें दिखती है, भारत के लिए अवसर दिखता है, क्योंकि इन देशों में जिस तरह का नुकसान हुआ है वहां पर अमेरिका या पश्चिमी जगत की अगर कंपनियां, जाहिर है वो भी आएंगी, लेकिन भारत और चीन मुझे लगता है ये काफी बड़ी संख्या में यहां पर आएंगे। और खासकर ईरान में जब भी देखिए लड़ाई हमेशा तो चलेगी नहीं, कुछ समय के बाद तो रुकेगी ही। उसमें ईरान में जो रिकंस्ट्रक्शन का जो काम होगा वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा और उसमें भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर होगा, क्योंकि वो पश्चिमी देशों से तो किसी तरह का साहब नजर कोई गड़ा ठेका हुआ देने है। का सवाल ही नहीं उठता। तो वो भारत और चीन, उसमें दो देश हैं जो ज्यादा इसमें फायदा उठाएंगे। और उसमें मुझे लगता है कि भारत के रिश्ते, क्योंकि ईरान के साथ कोई खराब नहीं है, तो भारत के लिए वहां अवसर है। और यूएई जहां पर काफी नुकसान ईरान के इन मिसाइलों ने और ड्रोन्स ने किया है, वहां पर जो है भारत की मुझे लगता है संभावना भारत के लिए काफी है। अब ये अजय श्रीवास्तव सर, भारत के लिए संभावनाएं काफी हैं, हाँ बिल्कुल। आपको आप लगता है? मैं सहमत हूँ। तो दो तरह की बातें हैं। एक तो उनके यहाँ जो रिकंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो उसमें इंजीनियरिंग फर्म्स के लिए और कंस्ट्रक्शन फर्म्स के लिए, दोनों के लिए काफ़ी अधिक प्रोजेक्ट मिलने की संभावनाएं हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लेबर फोर्स लगेगी और काफ़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज लगेगी और हमें काफ़ी बिजनेस मिलने की संभावना है। एक दूसरा एस्पेक्ट है जो आपने शुरू में सवाल उठाया था कि जो इन्वेस्टमेंट जा रहा था गल्फ रीजन में, स्पेशली यूएई में या कतर में, वो भारत में आने की कितनी संभावना है। वो मुझे लगता है जब तक तेल के प्राइसेस स्टेबल नहीं होंगे मुश्किल है हमारे यहाँ, क्योंकि अगर तेल के दाम बढ़ते रहे तो पूरी इकोनॉमी हीटअप रहेगी, स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, रुपये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, जो रिटर्न्स हैं इन्वेस्टमेंट के वो अच्छे नहीं होंगे। मुझे लगता है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए पहली शर्त ये होगी कि ऑयल स्टेबलाइज हो, इससे हमारा रुपये स्टेबलाइज हो, उसके बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं। शशांक सर, ये भारत के लिए कैसे आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? उस पूरे रीजन में कारोबार के लिहाज से क्या बदलाव आने की संभावना, अनुमान जताया जा सकता है? हम तो ये सोचते हैं कि जो भारत का जो मेन पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो है स्किल डेवलपमेंट का और हमारे यंग स्किल्ड टेक्निकल मैन पावर, जिन्होंने जो है पहले भी चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो और देश हो, काफी उन्होंने उनकी मदद की थी। अब मेरे ख्याल से जो है जहां जहां भी, जैसे इन्होंने बात करी है अभी कि कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो वहां पर जरूरत जाएंगे। फिर बाकी कई और देशों में भी उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया है कि उनको जो भारत के कारीगर, इसके वर्कर्स चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भारत को उसमें हमें अलाउ कर देना चाहिए अपने जो भी हमारे स्किल्ड यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको बाहर काम करने के लिए। और ये मुझे मालूम नहीं है कि जो हमारे लेबर क्लास काम करती थी अभी तक वेस्ट एशिया में, कि उनके अंदर क्या फीलिंग होगी, वो वहाँ रुककर काम करना चाहेंगे। अगर वो डिपेंड करता है कि लोकल गवर्नमेंट्स उनको किस तरीके से उनकी तरफ ध्यान देती है, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनको अच्छे तरीके से रखने के लिए, तो उस पर निर्भर करता है। वरना ये है कि हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर हमारे यहाँ काफी अच्छा काम करता रहता, हम और देशों को भी देते ही हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। तो वो हमको जो है ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से अगर हमारे वर्कर अपने देश में वापस आते हैं तो हमें उनकी तरफ किस तरीके से उनकी हम भी थोड़े ध्यान में रख के बात करें। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, वो मैं अभी देख नहीं सकता हूँ कि क्या हालात बनेंगे इस युद्ध के खत्म होने के बाद में, और भारत के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट
कितनी अच्छी रहेगी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा कि हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट, एक तरीके से जो लोग जाते हैं वहाँ पे वर्कर्स होते हैं जो वहाँ पे काम करने जाते हैं, तो ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, या फिर कह सकते हैं कि हमें हमारी ज़रूरत भी उन तक रहती है। तनेजा साहब, इसको हम लोग क्या ऑयल के बदले इनकैश कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, अगर आप नक्शे को ध्यान से देखें, जो मिडिल ईस्ट जिसको हम पश्चिम एशिया बोलते हैं, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, वो एक तरफ यूरोप को कनेक्ट करता है, अफ्रीका को करता है और साउथ एशिया को करता है। हमारे लिए उसकी बड़ी अहमियत है, और वहां ज्यादातर सभी देश इस्लामिक हैं, वो भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि बहुत कम देश हैं जो इस्लाम को इतनी अच्छी तरह समझते हैं जितना हम समझते हैं, और जिनके पुराने हजारों साल पुराने वहां से हमारे मैरीटाइम और ट्रेड रिलेशनशिप है इन देशों से। हमको ये भूलना नहीं है, इसको और पुख्ता करना है। दूसरी बात, जो कुछ भी हुआ है उससे एक बात है कि उन देशों में असुरक्षा बहुत आ गई है, और ये आ गया है कि अमेरिका खाली अब उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता। तो इसीलिए वहां पर एक विंडो खुल रही है, चाइना के लिए तो खुल ही रही है, जापान के लिए खुल रही है, भारत के लिए खुल रही है, और यूरोप से जर्मनी और फ्रांस के लिए खुल रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, जब से जो लाइक माइंडेड कंट्री है, भारत हो गया, जापान हो गया, जर्मनी, फ्रांस, हम लोग को सोचना चाहिए कि ये अमेरिका की स्थिति वहां कमजोर होगी, पर इन देशों को नई तरीके का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अब बनाना है। हमारी वहां क्या भूमिका हो सकती है, और उसको हम कैसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हमको उसमें ऊर्जा सुरक्षा भी मिले, ट्रेड सिक्योरिटी भी मिले और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी मिले। तो नए तरीके की सोच हमको चाहिए होगी। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि कुल मिलाकर के चाहे उथल पुथल हो रही है, उथल पुथल जब होती है तभी अवसर पैदा होते हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए। और जो वहां उथल पुथल हो रही है, हमारे लिए तमाम नए अवसर पैदा हो रहे हैं, नई सोच के साथ नए सेतु हमको वहां बनाने। एक लास्ट लाइन में आपको बोल रहा हूं, युद्ध शुरू होने से पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट, जो आबू धाबी के अमीर हैं, बहुत शॉर्ट नोटिस पे भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए थे, सिर्फ 3 घंटे के लिए डिनर किया था। मैं आपको यकीन बताता हूं, शशांक जी इस बात को समझेंगे, वो यहां मौसम या आम डिस्कस करने नहीं आए थे, सुरक्षा डिस्कस करने आए थे। बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब। इस पूरी घटना ने उस रीजन में जो अब तक अमेरिका के भरोसे अपनी सिक्योरिटी को छोड़ रखा था, उस पर तो अब कह सकते हैं एक दाग लग गया है कि अब वो अमेरिका के भरोसे वो लोग रहेंगे नहीं, और ये इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर पाएगा, इसकी गुंजाइश आपको कितनी दिख रही है? जितनी क्षमता होगी भारत में, जितनी प्रतिस्पर्धा में आगे जा सकेगा, लगातार कोशिश करेगा। आप देखें कि एक जमाने में हम ब्रेन ड्रेन की बात करते थे, आज हम उसको टैलेंट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। भारत जितनी भी व्यापार संधियां कर रहा है, जितना भी एफटीए के बारे में बातचीत करता है आज, उसमें लेबर मोबिलिटी की हमेशा एक इम्पोर्टेंट कोशिश रहती है। और उसमें यही है कि जैसे इस पूरे वेस्ट एशिया के क्षेत्र में शुरू में अनस्किल्ड लेबर यहाँ से बहुत जाती थी, पर अब पिछले कुछ दशकों में हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों और अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स अब वहां पहुंच जाते हैं। तो जिस तरह से वित्त का निवेश करते हैं, उसी तरह से आप अपने टैलेंट का भी निवेश करते हैं, और टैलेंट के निवेश से आपकी गुडविल भी बनती है। तो यदि भारत की आप देखें तालमेल इन सभी देशों के साथ वेस्ट एशिया में अच्छी है, उसका कारण एक ये भी है कि वहां हमारा 1 करोड़ के आसपास भारतीय मूल के लोग हैं वहां, उससे आपस में समझ बेहतर होती है, तालमेल बेहतर होता है, और बहुत से अवसर मिलते हैं कि किस तरह से जब भी कोई ऐसा अवसर हो कि भारत आगे बढ़कर और अच्छे से साझेदारी, हिस्सेदारी बना सकता है, तो जरूर बनाएगा। पिछले 1 दशक से भारत के रक्षा के निर्यात में काफी बदलाव आया है, और हो सकता है कि जिस तरह से अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने की सोच इस पूरे क्षेत्र में बनेगी, या दूसरे देशों में बनेगी, तो भारत के रक्षा सुरक्षा उपकरणों का भी निर्यात बढ़ सकता है। तो उस तरह से अलग अलग आयाम कारोबार के लिहाज से नहीं, को ये देखना होता है कि कौन सी चीज भारत प्रतिस्पर्धा में आगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फायदा उठा सकता है, निर्यात कर सकता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें आती हैं, जैसे सेवाओं में अचानक। हालांकि इसमें
हालांकि एनर्जी सिक्योरिटी के अलावा भी एक चीज़ ये है कि भारत की जो छवि है वो छवि है कि आप की एक भरोसेमंद पार्टनर आप हैं। तो ये छवि है जिसको ये लोग चाहें कि ऐसे पार्टनर के साथ हम टाई अप करें, नरेश कौशिक साहब, जो भरोसेमंद हो। ऐसा ना कि वॉर हुआ तो पाकिस्तान पीछे हट गया, क्योंकि 2 महीने भर पहले जाकर कहने गया था कि आपके ऊपर वॉर होगा तो हमारे ऊपर भी वॉर माना जाएगा, हम आपका साथ रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 1956 में सुएज का कारण कांड हुआ था, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने इजिप्ट पर हमला किया था, मिस्र पर, और उसके बाद में एंटनी ईडन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका ने हुक्म दिया था ब्रिटेन और फ्रांस को कि खत्म करो इस लड़ाई को। तो इसी तरह का मुझे ये मूवमेंट दिख रहा है जिसमें अमेरिका का क्षय अब इसमें बहुत तेजी से होगा, और इसके लिए सिर्फ ट्रंप की बहुत बड़ी भूमिका है। अब ट्रंप की वजह से अमेरिका पर कोई विश्वास नहीं करता, और भारत जैसे देश जिस पर लोग विश्वास करते हैं उनकी भूमिका ज्यादा बढ़ेगी, और भारत, यूरोपीय जो देश हैं, जापान है, जो इस तरह जो ऐसी डेमोक्रेसीज हैं, उनके साथ मिलकर बहुत बड़ी भूमिका इस खाड़ी के क्षेत्र में निभा सकता है।